Hello, hi everybody. We have with us Srijesh PR, goalkeeper of the Indian hockey team. Srijesh, एक हफ्ता हो चुका है to the bronze Olympic bronze medal. Celebrations खत्म हुए हैं, सांस लेने का टाइम हुआ है. कैसी है feeling of 1 week? Just tell our viewers. एक हफ्ता अभी तक बिजी शेड्यूल खत्म नहीं हुआ है। हम लोग को मैं जब पहले 3 दिन घर गया है, एक सेकंड बैठने के लिए मौका नहीं मिला है। लोग इतना ज़्यादा आगे तक आ जाता है मीडिया वाला, लोग मिलने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे में फ़्लाइट चलने वाला था मैं दिल्ली के लिए। उस दिन सुबह तक हमारा एक उधर का एक वेरी गुड लीडर आया था मेरे घर पे और मिलके चले गया। एंड स्टिल आपको पता है जब दिल्ली आने के बाद क्या हालत होता है, तो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड एंड या कहीं ना कहीं हम लोग ये टफ सिचुएशन को भी एंजॉय करता हूँ। Oh God, he's calling it a tough situation. Winning an Olympic bronze, getting all the adulation, he's calling it a tough situation. सीरियसली, क्योंकि जो चीज़ सबको आदत नहीं होता वो हमेशा टफ सिचुएशन होता है। एंड हम लोग एक चीज़ हमेशा बोलते हैं ना, जितना हार्ड होता है जो हार को मतलब एक्सेप्ट करना, उतना ही हार्ड होता है सक्सेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए। और जो सक्सेस होने के बाद जो चीज़ उसके पीछे होता है ना, उसको वो चीज़ को सही से हैंडल नहीं करते तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे लेके जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ। ओके, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल में रख रहा हूँ। जहाँ पे अवॉइड करना है वहीं पे अवॉइड कर रहा हूँ। बट स्टिल या जो यूज्ड टू नहीं है थोड़ा टफ होता है। बट इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर श्योर, इट्स अ हाई। क्योंकि भरोसा नहीं रखेगा, मेरा मेडल जितना लोग मेरे घर में है सबने हाथ में उठा के टच करके गया। उसने बोला भाई साहब ये मौका हम लोग को कभी नहीं मिलता है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं, बट ये तो आपने लेके आया, हमारे खुशी का बात है, हम लोग को जस्ट एटलीस्ट टेस्ट करने दो। तो या इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब हम लोग जीते हमारे साथ साथ पूरा हिंदुस्तान एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। True. And since you've spoken about medal, I'll take you back to Tokyo pitch, जहाँ पे मतलब जो सेलिब्रेशंस हम लोगों ने देखे, आई थिंक कोई रो रहा था, कोई कहीं भाग रहा था, आप तो गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ गए थे। मतलब वो समझ नहीं आ रहा था क्या करना है या क्या फीलिंग थी, वो क्या हो रहा था सबके साथ। देख 2000 में मैंने हॉकी शुरू किया था, सो इट्स ऑलमोस्ट 21 ईयर्स। सो 21 ईयर्स से मैंने वो गोल पोस्ट के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मैं उसको गार्ड कर रहा था। तो जितना टाइम से हम लोग का रिलेशनशिप ऐसा है कि जब हम लोग आपस में बात भी करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं टाइम पे ऐसे बोलता है ना, अरे यार गोल कैसे हो गया, अरे यार क्या करूँ अभी। कभी कभी बॉल जो अच्छा शॉट बॉल पे लेके चले जाता है वेरी गुड बड़ी गुड से, तो मतलब एक अच्छा रिलेशन होता है गोलकीपर और गोल पोस्ट का। तो मेरे हिसाब से मेरा जब सब सेलिब्रेशन होने के बाद मेरे को लगा कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट टाइम, उसके ऊपर बैठो एक बार देखो क्या चल रहा है। और जब मैंने उसके ऊपर चढ़ के बैठा तब मेरे सामने एक फ्लैशबैक हो रहा था, जो मैंने पहले बार कैसे ग्राउंड में आया था, वहाँ से मैंने कैसे शुरुआत किया था, और वैसे कैसे पहले बार मैंने क्या बताऊँ पैड पहना था, उसके बाद कैसे रो के जितना मार खाया, फिर कैम्प में कैसे आया था, फिर कैम्प में कितना मजाक उड़ाया लोगों ने मेरा, और ये सब चीज़ एक फ्लैशबैक जैसे चले गया। उसके बाद इंडियन टीम में आया, इंडियन टीम में खेला, उसके बाद हारा जीता पता नहीं। उसके बाद जो 2008 में हम लोग क्वालिफाई नहीं किया था, उस टाइम भी मैंने सीनियर टीम का एक पार्ट था। उस टाइम मैं खेला नहीं था बट मैं स्क्वाड में या उसके बाद 12 में हम लोग पूरा हार के आया था, एक भी मैच जीत नहीं पाए, तो उस टाइम कितना लोगों ने हमारे ऊपर हंसी मजाक उड़ाया। उसके बाद 16 में हम लोग एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तो पहुंच गया, उसके बाद अभी मेडल मिला है, आई गॉड। तो मैंने बस बैठ के वैसे सोचा कि हाँ यार जितना भी हम लोग मेहनत करते हैं ना, एक ना एक दिन हम लोग को उसका फायदा मिलता है। एंड टुडे इज द डे। एंड मैं वहाँ बैठ के सिर्फ वही सोच रहा था, चलो ये स्टेडियम बहुत ब्यूटीफुल है बस। So, मतलब जब पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, आप एक पूरी फ्लैशबैक मूवी आपके सामने चल रही थी। yes, कि लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल फॉर यू। एग्जैक्टली, क्योंकि वही था सोच। हम लोग हमेशा जब एक एक एथलीट को पूछता है ना आपका ड्रीम क्या है, तो सबने बोलते हैं अरे ओलंपिक्स मेडल जीतना है। तो बट अभी मेरे टीम में जितना भी जो नया लड़का लोग है, वो लोग जिसका 26 या 26-27 जितना भी एज है, वो लोग मैंने जो फेस देखा वो शायद देखा नहीं होगा। तो शायद वो लोग के लिए तो एक्साइटेड वाली चीज़ है, हाँ यार मैंने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता है, नहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बट वो लोगों को वो वाला फीलिंग नहीं होता कि मैंने जो चीज़ ऊपर बैठ के देखा है ना वो। क्योंकि जो इग्नोरेंस जो हम लोग के ऊपर जो नेगेटिव बात करते हैं, जितना भी हमारे ऊपर गाली देते हैं लोग, तो ये सब चीज़ वो लोगों को कभी फील नहीं हुआ। तो जितना डीप नीचे देखा है उसी को वो ऊपर आने के बाद जो
अच्छा फीलिंग होता है, जो खुशी होता है उसका असली फीलिंग आता है, राइट। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट दोज लास्ट 6 सेकेंड्स, पूरी दुनिया वो 6 सेकेंड्स के बारे में पूछ रही है कि जर्मनी वन दी पेनल्टी कॉर्नर, और सारा दारोमदार आपके ऊपर था कि इट कुड हैव बीन द सेव ऑफ योर लाइफ और इट कुड हैव मेड यू द विलन ऑफ इंडिया ऑन दैट डे। मतलब ठीक है जर्मनी जीतता नहीं, शूट आउट नहीं जाते, बट स्टिल इट वाज ऑन यू। सो यहाँ पे तो सबकी दिल की धड़कनें रुकी थी। मैंने आपसे पहले पूछा था, आपने बोला मेरी दिल की धड़कनें नहीं रुकी थी। सो व्हाट वाज दैट अबाउट? हाउ डिड यू मैनेज? सो वो उसके बीच में भी बहुत ज़्यादा ड्रामास हो रहा था, क्योंकि एक तो टेक्निकल टेबल ने टाइम ऑफ किया, अंपायर ने विसिल बजाए, फिर भी वहाँ से घड़ी नहीं चल रहा है। तो मैंने अंपायर से बात भी किया, मैंने बोला अंपायर देखो घड़ी नहीं चल रहा है। तो उसने बोला मैंने विसिल बजाया, वो टेक्निकल टेबल कर रहा है, बट उसने गेम रोका नहीं है। तो वो इसलिए तो मैं सरप्राइज भी था उसमें। तब तक तो जर्मनी पता है कि वो लोग के लिए लास्ट आखिरी मिनट है, वो लोग क्विक स्टार्ट शुरू कर लिया, बॉल आ गया, ऑटोमेटिकली गोल हो गया, पेनल्टी कॉर्नर बन गया। तो सडनली मेरे दिमाग में गया शिट, अभी पीसी हो गया यार, अभी क्या करना है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर हम लोगों ने सीधा डिफेंसिव स्ट्रक्चर में आ गया। तो लड़का लोग गार्ड पहनने लग गया। तो मैंने वो लोग को बता रहा था कि हम लोग को कौन सा तरीके से रनिंग करना है, क्योंकि जर्मनी ऑलमोस्ट वो लोग अपना डिसाइड करके वो लोग डी टॉप में आके खड़ा हो गया था ऑलरेडी। फिर मैंने वो लोग को बता दिया कि हम लोग को ये वाला रनिंग आउट करना है, और जितना इंस्ट्रक्शन देना वो दे दिया। उसके बाद मैं वो लोग को देखा, फिर मैं अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं, मेरा बेसिक्स क्या है, ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और हम लोगों ने एक बार वीडियो हमेशा देखता है कि ये लोग का जर्मनी का पेनल्टी कॉर्नर वेरिएशन, और जब क्रूशियल टाइम पे वो लोग ज़्यादातर राइट डाउन या गोलकीपर का वीकेस्ट पॉइंट में मारता है। तो मैं भी वही सोच रहा था कि हाँ यार शायद वो लोग कहीं भी मार सकता है, हम लोग सोच के नहीं रखना है। फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंग आता है ना, गोलकीपर का इतना साल का एक्सपीरियंस तो है, तो एक इंस्टिंग आता है कि हाँ यार शायद इधर ही मारने वाला है। तो मैं आई वाज ऑलमोस्ट रेडी, चलो यार शायद वो राइट मारेगा, तो बी प्रिपेयर, क्योंकि जब आप स्टिक से जाने से अच्छा तो आपको ग्लव्स आप उससे बिगर है, तो बी रेडी। एंड फ्लिक आ गया एंड आई जस्ट गॉट इट एंड जस्ट सेव्ड इट। ओके, and also you said that there were some kind of breathing exercises that you did. Yes, हम लोग को so that because इंडिया की धड़कनें बढ़ी हुई थी, but श्रीजश की धड़कनें उस वक्त नहीं बढ़ी हुई थी। देखा एक तरीके से जो बीच में मैंने जब जितना बुक्स पढ़ने लग गया था, तब हम लोगों ने मैंने उसी के थ्रू कई चीज़ों को सीखा है, जहाँ पे हम लोग को जितना ऑक्सीजन मिलता है, ब्रीथिंग का, जब आपको एक टेंस वाला सिचुएशन आता है, हमारा ब्रीथिंग वेरिएशन हो जाता है, और ब्रीथिंग यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में आपको ये नहीं मिलता है कि आपका डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, आप थोड़ा लेजीनेस हो जाता है, आपका थोड़ा कंफर्टेबल जोन में नहीं होता है। तो मैंने वो पिछले 2-3 महीने से या 4 महीने से मैंने एक टेक्निक सीख रहा था कि जैसे पेनल्टी कॉर्नर होने से पहले, जैसे हम लोग ट्रेनिंग करने के पहले मैंने एक डीप ब्रीथ रहता था, उसके बाद अपना ब्रीथिंग को कंट्रोल में लेके आता है, जो ऑटोमेटिकली जब हार्ट रेट होता है अराउंड 90 और 100 मैक्सिमम, तो वो लेवल पे लेके आता था कि फिर नॉर्मल वे में जाके हम लोग को पीसी करने के लिए एक ऑप्शन, पीसी सेव करने का एक तरीका, एक रिदम बना दिया था। तो जो वो क्लिप देख रहे से आपको पता चलेगा कि मैंने वही किया, जैसे वो पुश करने से पहले एक डीप ब्रेथ ले लिया, तब ऑटोमेटिकली मेरा दिमाग को पता चल गया कि हाँ यार एक पेनल्टी कॉर्नर हो रहा है, आपको रेडी रहना है और आपको क्या क्या सोचना है बस। उसके बाद मैंने गया एंड जस्ट सेव दैट बॉल एंड इट जस्ट हैपेंड, राइट। ओके, एंड इफ आई आस्क यू, मतलब 41 years लगे हैं इस मेडल को आने के लिए, आपके हिसाब से what does this medal mean to India? अब इंडियन हॉकी को क्या मिलने वाला है इस मेडल से? Because this is not just about one win. Right. It is surely going to change something in Indian hockey. Exactly. इसमें क्या होता है कि हम लोग सब, मैं भी जब हॉकी शुरू किया था, मैंने यही सुना था कि हमारा जो ऑल जनरेशन है वो लोगों ने 8 गोल्ड मेडल जीत के आया था। Yes. तो हमारे पास ऑलरेडी गोल्ड मेडल है, बट मैंने कभी देखा नहीं है और मैंने कभी न्यूज़ में पढ़ा नहीं कि हम लोग गोल्ड मेडल जीता है। हम लोग हाँ हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में है। तो आजकल का जनरेशन, जो बच्चा लोग, जो लड़की लोग, लड़का लोग जो हॉकी खेलना चाहता है, वो लोगों के सामने हम लोग एक एग्जाम्पल है। अरे यार 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें हमारा हॉकी टीम जाके ब्रॉन्ज लेके आया है। तो आज हम खेलेगा हॉकी, तो हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि हम लोग भी ओलंपिक्स मेडल जीत सकता है। तो आपके सामने जो चीज़ है उसका कीमत बहुत बड़ा है। तो लोग, जो बच्चा लोग इंस्पायर होता है जीत से,
बच्चा लोग इंस्पायर होता है जो सामने वाला आपका एक स्टार है वो जीत के आने के टाइम। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत लोगों को, एक मेडल बहुत लोगों को उम्मीद देगा कि हाँ यार, हॉकी खेलने से मैं इंडिया के लिए भी खेल सकता हूँ, ओलंपिक्स में मेडल जीत सकता हूँ, और मेरा परिवार मुझे एक जॉब मिलेगा, मेरा परिवार सेटल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक रीबर्थ है, जैसे एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि एक क्या बोलता हूँ, हम लोग का एक वेकअप कॉल है, चलो हॉकी है यहाँ इंडिया में, हम लोग जीत रहे हैं, हमारा हॉकी टीम अच्छा कर रहा है। तो इसमें से बहुत बच्चे लोग इंस्पायर होने वाले हैं आगे आगे आने वाले टाइम में। But it was not easy for sure. I mean, It is not easy. especially the game, नहीं, especially अगर हम टोक्यो की बात करें, obviously 1-7 बहुत बड़ा धक्का रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, but we knew we had another chance. लेकिन जब सेमीफाइनल टीम हारी, तब वहां से लेके टीम ने कैसे पिक किया, if you can tell us? See, पहले हमारा टारगेट था कि क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होना। तो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होने के लिए हम लोगों को जो 5 मैच में मैक्सिमम 3 तो जीतना ही था। तो हमारा टारगेट तो वही था कि पहले क्वार्टर फाइनल्स क्वालिफाई हो जाओ। तो सेकेंड मैच जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ हारा था 7-1, वो एक वेकअप कॉल था कि बच्चे, तो मैंने ये चीज़ हमारा टीम को भी यही बोला था, दिस इज द वेकअप कॉल, ये बता रहे आप लोगों को, हाँ ये छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, दिस इज ओलंपिक्स। हर एक टीम एक मौका के लिए वेट करेगा, जो मौका मिलेगा वो लोग गोल मारेगा या आपको हराने के लिए कोशिश करेगा। जैसे हमारे साथ 2016 में कनाडा के साथ हुआ था, हम लोगों ने 2-2 ड्रॉ किया, उसी वजह से हम लोगों को बेल्जियम के साथ खेलना पड़ा, नहीं तो हम लोग को शायद स्पेन के साथ एक ऑप्शन मिल गया होता। तो मैंने यही बोला, दिस इज अ वेकअप कॉल, दिस इज ओलंपिक्स, एंड आप लोगों को अभी सीरियस होने का टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मैचेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एक भी मैच इधर उधर हो गया तो हमारा जो ड्रीम है वो खत्म है। बट दैट्स हैपेंस इन अ राइट टाइम, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मैचेस है हमारा टीम अच्छा से बाउंस बैक किया, और डेफिनेटली सेमीफाइनल इट्स अ, क्योंकि आपको पता है जब सेमीफाइनल हारने के टाइम टीम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि अब सेमीफाइनल जीतने के बाद आप हमेशा एक मेडल जीत चुके हो, क्योंकि आपके पास आइदर एक गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं तो आपको एक सिल्वर मेडल मिलेगा, तो आपको जो प्रेशर है फाइनल का इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट जब आपने सेमीफाइनल हारने के बाद 3rd-4th के लिए खेलते हैं, वो भी जर्मनी जैसे एक टीम के साथ खेलने के टाइम, आपको 2 बार सोचना पड़ता है, अरे यार अभी मेरे सामने कुछ है नहीं, मेरे को तो सिर्फ मेरा बेस्ट खेलना ही खेलना है। और जो सेमीफाइनल हुआ था हमारा, उसके बाद हम लोगों ने शाम को हर एक सब टीम वालों ने जाके एक जगह पे बैठा, हम लोगों ने आपस में बात किया शाम को, और हम लोगों ने सिर्फ खुल के बात किया कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हम लोग क्या सोच रहे हैं। तो सब ने बोल रहे कि अरे यार हमारा पासिंग सही नहीं हो रहा है, नहीं तो मिडफील्ड से ट्रांसफर सही नहीं हो रहा है, नहीं तो पेनल्टी कॉर्नर ज़्यादा नहीं बना पा रहे हम लोग, या तो हमारा शॉट ऑन टारगेट कम है, नहीं तो हम लोग ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर रहा हूँ। तो सब ने अपना अपना आइडिया बता दिया, सब ने बोला कि अभी क्या करना है, हम लोग को कैसे खेल सकता है। तो कई लोगों को बोलते हैं, कई लोगों को लगता है हाँ यार मुझे ऐसे बोलता नहीं, इसलिए तो मुझे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो हम लोग सब एक ही चीज़ बोला था कि अरे यार छोड़ दो, नेक्स्ट मैच अपना बेस्ट खेल, अपना दिल से खेल, खुल के खेल। तो मैंने भी ऐसे गोलकीपर मैंने बोला तुम लोग को जो करना कर लो, पीछे मैं संभाल दूंगा, क्योंकि उतना ही तो मैं बोल सकता है, गोल खाऊंगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुम लोग अपना बेस्ट खेल। क्योंकि जब हम लोग डर के पीछे खेल गए, जो उसके पहले वाला मैचेस में भी यही चीज हुआ था, हम लोग अटैकिंग हॉकी खेलने के टाइम हम लोग गोल स्कोर कर रहा था, जब थोड़ा डिफेंस में आ जाता है तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हमारे ऊपर दबाव डालने का और गोल स्कोर करने के लिए। तो मैंने वही बोला कि कुछ भी हो जाए, हम लोग गोल खाते, तुम लोग खेलो आगे, हम लोग बाकी देखे जाएगा। एंड डेफिनेटली प्लेयर्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब फिर भी हम लोग डाउन थे 1-3, या उस टाइम सबने कभी ऐसे किया नहीं कि शोल्डर नीचे करके मुंडी नीचे करके ऐसे नहीं घुमा था, सबने फाइट बैक किया, सबने इनिशिएटिव ले लिया, जब मौका मिला गोल मारा, तब मुझे लगा कि हाँ यार अभी टीम फॉर्म में आ रहा है, ये लोग करेगा गोल, एंड एक के ऊपर गोल हो रहे हैं, एंड जहाँ पे हम लोग जितना हम लोग सपोर्ट कर सकता है, जहाँ पे सेव होना था हम लोग सेव कर दिया। तो मेरे हिसाब से वो एक टीम जीते, जैसे प्लेयर लोगों को ज्यादा सोचने का नहीं था, वो लोग अपना बेस्ट दे दिया, हम लोग को भी कुछ करना नहीं था, हम लोगों ने सेव किया, बस खत्म। हाँ, बिकॉज वी हैव नॉट सीन सच अ कमबैक, 1-3 से एक इंडियन टीम वापस आए, यूजुअली उल्टा होता है हमेशा, सो दैट वाज रियली अ डिफरेंट थिंग दिस टाइम। उसमें एक एडवांटेज ये था हमारा, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले बार जर्मनी गया था, हम लोग जर्मन टीम को हरा के आया था। तो कहीं ना कहीं जब आप एक बड़े टीम को हराते हो ना, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फेसिंग द सेम टीम यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, अरे यार हम लोगों ने ये लोग को हरा चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग वापस से हरा भी सकता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है कि पिछले बहुत सालों में हमारे साथ नहीं था,
ओके बट जब हम लोग प्रो लीग में ये लोग को हराने लग गया ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया, हॉलैंड को हराया, बेल्जियम को हराया, जर्मनी, इंग्लैंड, तो हम लोग को लगता है हाँ हम लोग अच्छा है, वी आर गुड टू बीट एनी टीम। तो वो कॉन्फिडेंस उस दिन इतना अच्छा यू नजर में, कैरिड एग्जैक्टली, तो ओके इतना अच्छा नजर में आ रहा था, लोगों ने अच्छा किया, डन। ओके वन थिंग आई वांट टू आस्क यू फॉर श्योर, आपको जब प्रेशर होता है आप बहुत गाने गाते हैं, तो ये तो बहुत ही प्रेशर वाला टूर्नामेंट आप खेल के आए हो, कितने गाने और कौन कौन से गाने टोक्यो में आप गा के आए हैं? लिटरली ये मेरे पहले टूर्नामेंट हुआ जिसमें मैंने गाना गाया ही नहीं, अच्छा ओके सीरियसली, क्योंकि आई डोंट नो, ये टूर्नामेंट जाने से पहले मैं इतना काम था कि आई वॉज इवन जो 7-1 हारा था, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट मैं इमोशनली, आई मीन इमोशनली डिस्टर्ब नहीं था। आई वॉज इन ए कॉन्स्टेंट, आई मीन एक एक जगह पे था, वहीं पे था, क्योंकि या मेरे को स्लीपिंग का थोड़ा पैटर्न इधर उधर हो जाता था, क्योंकि कैफीन ज्यादा ले लेता था हम लोग बीच में मैचेस के टाइम पे, बट बाकी छोड़ के आई वॉज कूल। मैंने मेरे मोबाइल में एक वीडियो भी बना के रखा है, जैसे आफ्टर द मैच जो हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो सबने लाइट के रो रहे, सबने हक कर रहे, सबने हंसी मजा कर रहे, मुझे तो नॉर्मल सा लगा कि मैं आई वॉज गुड। तो मैंने खुद का मोबाइल में एक वीडियो बना, मैंने सिर्फ यही बोल रहा था कि ये हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता है, बट मुझे इमोशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो रोना चाहिए, डेफिनेटली सब लोग रो रहे हैं, मैं सोचा ओके फ्रस्ट्रेशन, आई मीन जीतने का सेलिब्रेशन हो गया, दैट्स अ 5 मिनट्स इमोशन, उसके बाद नॉर्मल, ठीक है, दैट्स आई एम गुड, इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड कमिंग डाउन। एग्जैक्टली वो चीज। अर्लियर मैंने आपको देखा है, मुझे याद है 2016 में मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था और आपने मुझे कहा था कि जब मैं 2012 के ओलंपिक्स में गया था, आई वाज काइंड ऑफ लाइक अ स्मॉल किड हु वाज लॉस्ट इन अ बिग वर्ल्ड। एग्जैक्टली, सो प्रोबेबली 3 ओलंपिक्स खेलने का शायद एक्सपीरियंस है, और आई मीन या एक्सपीरियंस तो काम आता ही है इसे वाला मौका में, और सीरियसली जब आपने एक्सट्रीम डाउन भी देखा, क्योंकि आपको पता है कि आपने वो सेव नहीं करेगा तो आपके साथ क्या होने वाला है, यू नो दैट, यू बीन थ्रू दैट, और आपने सेव करेगा तो क्या होगा वो भी आपने देख चुका है, क्योंकि 14 में जब पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने शूटर में जीता था, उसके बाद इंडिया में आने के टाइम आई वाज द स्टार, तो मुझे पता है कि स्टारडम भी क्या होता है, मुझे पता है कि हाँ हारने के बाद कैसे लोग ट्रीट करते हैं, तो आई मीन लिटरली इन ए कंफर्ट जोन, मेरे को लगा कि हाँ यार हम लोग जीता है, बट स्टिल मुझे टाइम लगता था, कि मैंने भी यही चीज बोला था कि मुझे वापस इंडिया आने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या जीता है, क्योंकि जब आपने विलेज में रहते हैं, आपके सामने लोग 2-2, 3-3 ओलंपिक्स मेडल लेके घूमते हैं, तो एक ब्रॉन्ज मेडल इतना बड़ा बात नहीं होता है ओलंपिक्स विलेज के अंदर, बट इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हम लोग 138 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे हम लोग को सिर्फ 7 या 8 मेडल मिल रहे हो, तो मतलब that's a priceless thing for any Indians. And 41 years in hockey. Exactly. All the more special. हॉकी मतलब इमोशन है, जैसे हम लोग इंडिया में क्रिकेट ज्यादा देखते हो डेफिनेटली, बट जब इंडिया हॉकी का मैच होता है, लोग देखने के लिए कोशिश करते हैं या रसल देखने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा खून में है वो गेम। डेफिनेटली हम लोग इतना ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता होगा, लोग नहीं तो देखता नहीं होगा, बट सबके दिल के अंदर होता है, जब इंडिया मैच खेलने के टाइम सबको ये लगता है अरे यार इंडियन टीम जीते। इसका एक एग्जाम्पल है, जब भी हम लोग ओलंपिक्स जाने के टाइम हम लोगों का कंडीशन एक ही चीज बता रहे यार हॉकी के लिए एक मेडल पक्का है, सो एक कॉन्फिडेंस अभी वो लोग मेंटेन रख रहे हैं, आज हम लोग जीता तो वो लोग भी खुश, हम भी खुश। चलो that's really good, and I will take you back to your starting journey because I think people should know, अभी बहुत से नए लोग हैं जो हॉकी देखना अब शुरू हो रहे हैं, so पुराने वालों को तो आपकी स्ट्रगल पता है, बट आई थिंक पीपल जो अब जुड़ रहे हैं दे शुड अंडरस्टैंड योर स्टोरी, कि एक ओलंपिक चैंपियन बनना बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब आपको शायद ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हॉकी खेलते हुए, एंड आई विल टेक यू बैक एज अ 14-year-old, जब आप केरला से दिल्ली आए थे, एंड यू वांटेड टू बी अ गोलकीपर, यू डिड नॉट हैव अ किट विद यू एंड यू डिड नॉट हैव योर जर्सीज विद यू। एक इंटरव्यू में ही हैड टोल्ड मी, विच इज़ मतलब आई वांट टू शेयर, इट्स अ वेरी हार्टफेल्ट थिंग, कि हर रोज़ रात को आप अपनी जर्सी फट जाती थी, आप उसको सीते थे just to play the next day. So just tell me about that 14-year-old boy who came to Delhi with nothing and now you're here. So how is that journey? देखो जब इंडियन कैंप में आने के टाइम हम लोग जहाँ पे पैड यूज करता था केरला में, वो मिट्टी में खेलने वाला पैड था, यहाँ पे तो एस्ट्रोटर्फ में खेलते हैं, तो हमारा उधर स्ट्रैप जो हम लोग गोलकीपर का पैड जो बांधता है स्ट्रैप, वो केरला में मिलता ही नहीं था, तो जो मैंने पैड यूज करता है वो तो उसका स्ट्रैप टूट गया, तो मैंने रस्सी बांध के लेके आया था जब इंडियन कैंप आने के टाइम। तो नॉर्मली इंडियन कैंप में तो हम लोग को एक नॉर्मल केरला से ज़्यादा लोग आता ही नहीं इंडियन कैंप में,
तो जब एक मौका मिला तो मेरा कोचेस लोगों ने बोला तू जा, तेरे को जाना ही है। तो एक बार कैंप में आया था तो मैंने पैड में रस्सी रस्सी बांध के आया था, और मेरे पास तो सिर्फ 2 ही जर्सी था, क्योंकि जो मेरा हॉस्टल का जर्सी, जो जो स्कूल में मैं पढ़ता हूँ हॉस्टल का, वो जीवीराज स्पोर्ट्स स्कूल का एक जर्सी था, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का था। तो जब हम लोग आता है यहाँ पे कैंप में तो बाकी लोग तो प्रोफेशनल प्लेयर्स है, बाकी नेशनल खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं, तो वो लोग के पास अच्छा अच्छा कपड़ा होता था। तो मुझे क्या होता है कि हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद आपको डाइव मारना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, तो जर्सी फट जाता है। एंड डेफिनेटली फटने के बाद आपको पता है जो आई मीन यू नो जहाँ पे आपको सिलाई करना पड़ता है, आपको खुद ही करना है, क्योंकि आप बाहर लेके जाओगे आपको पैसा देना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना पैसे है ही नहीं। एंड सेकेंडरी चीज ये था कि जब रस्सी बांध के पैड करता है ना, सब पीठ के पीछे बात करता है उसका पैड देख, अरे यार इतना ये क्या, ये लोग पैड नहीं खरीद सकता था क्या? मतलब एक तो चीज केरला में पैड मिलता ही नहीं है, सेकंड चीज उतना तो पैसा एफोर्ड करने के लिए फैमिली के पास था ही नहीं। सो दैट वाज माय स्टार्टिंग स्टेज। और उसके बीच में एक बार कैंप में मेरा नाम आया था, तो मैंने कोच को जाके बोला कोच मेरा घुटने में पेन है, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इधर कैंप में आने के बाद ह्यूमिलेशन होना है मेरा, क्योंकि एक तो हिंदी भी नहीं आता है, अब इंग्लिश आती थी आपको? इंग्लिश तो समझ में आ जाता था उस टाइम, बट बिल्कुल हिंदी भी समझ में आता है, बट हम लोग को आदत नहीं है बोलने का। केरला में तो वैसे तो 5th स्टैंडर्ड से हिंदी सीखते हैं हम लोग, बट बहुत बात करने का आदत नहीं था उस टाइम, तो ज्यादा लोग दोस्त भी नहीं बनता था। एक दो तमिलियंस था जिसके साथ मेरा रिलेशन था, बात करता था, वो लोग के साथ ही घूमता था। और फिर लास्ट ऐसे एक टाइम आ गया था कि मैं पापा को बोला कि यार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कैंप में जाके मतलब सब मजाक उड़ा देता है कोई तो। और उसके भी सबसे तगड़ा चीज़ हुआ था 2014 में, जैसे हरिंदर सर केरला आया था, सर को मैंने मिला, तो सर ने मुझे इंडियन कैंप जो एशिया कप का कैंप में बुलाया दिल्ली में। ठीक है, तो मैंने कैंप में आया था, तो संदीप सिंह सब लोग थे वहाँ पे, तो लोबो सर, क्लैरेंस लोबो भी उस कैंप में था, असिस्टेंट कोच था क्लैरेंस लोबो सर। सर ने मुझे पेनल्टी कॉर्नर फेस करने के लिए कभी दिया नहीं है सर ने, क्योंकि मेरा इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था ना। उसने बोलता था कि सर ने हमेशा यही बोलता था कि श्री तू साइड में खड़े रह, नहीं तो पीछे खड़े रह, जैसे वो फ्लिक करता है ना उसके ऊपर रिएक्ट कर, बस तू सामने मत खड़े हो जा, क्योंकि तेरा पैड अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ भी होगा, तो मुझे थोड़ा फील होने लग गया कि अरे यार ये पैड की वजह से कुछ होगा ही नहीं। और उसके बाद मैंने पापा को बोला कि अरे यार मुझे पैड खरीदना है, नहीं तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर उसने उधारी लिया, और पैसा लिया किससे, और मुझे भेजा है पैसा। फिर वहाँ से मैंने पहले मेरा किट खरीदा है। और he sold his cow वो मेरा फर्स्ट पैड के लिए था। अच्छा, जैसे मेरा जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल में मैं था, जब मैंने गोलकीपर बन रहा था, मैंने डिसाइड किया मैं गोलकीपर बनूंगा, तो मेरे कोच ने बोला कि गोलकीपर बनना है तो आपको अच्छा पैड से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो 3500 रुपीज़ का ही पैड था। आज तो 3500 कुछ था ही नहीं, बट उस टाइम तो 3500 मतलब तो इट्स अ बिग अमाउंट। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ऐसा ऐसा है, तो पापा ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। और उसने मेरा एक अंकल था, उससे पैसा दिलाया मेरे पास, मैंने पैसा सब यूज़ किया, पैड खरीदा, खेलने लग गया। बट बाद में मुझे पता चल गया कि वो पैसा अपना घर का काऊ को बेच के, गाय को बेच के उसने पैसा भेजा है मेरे मामा के पास। तो वो शायद वो एक चीज़ होगा कि मुझे ज़्यादा एनर्जी दिया कि हायर फोकस करने के लिए, अरे यार पापा ने इतना किया, मुझे करना है। तो फिर शुरुआत में मैंने वही किया। पहले 8th स्टैंडर्ड में हॉकी शुरू किया, 9th में मैंने केरला टीम में खेला था। 9th और 10th में केरला टीम में खेला, उसी वजह से मैंने अंडर 16 के इंडियन कैंप में आ गया था। और जिस टाइम जूनियर कैंप में आने के बाद, जैसे हरिंदर सर के साथ रहने के बाद, एशिया कप का कैंप के बाद मैंने पहले बार पैड खरीदा था, तो पापा ने पैसा भेजा था। उसके बाद जो फर्स्ट कैंप था उसमें मेरा पहले टूर था, जहाँ पे हम लोगों ने गया था ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से लेके फिर अभी तक मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा तरफ ड्रॉप नहीं हुआ, मैं खेल रहा अभी कंटिन्यूस। तो इसी के बात नहीं है, जैसे आपको दिल में आपको कुछ होना चाहिए कि एक फायर, क्योंकि आपके सामने तो बहुत कुछ सिचुएशन आने वाला है कि आपको छोड़ने के लिए आपको दिमाग में लगेगा कि अरे यार बस मेरे से नहीं होगा और मेरे को नहीं करना है। तो वो सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास कुछ तो चाहिए। मेरे पास हमेशा था कि ये वाला हिस्ट्री, जैसे मेरा जो लोगों ने मजाक उड़ाया, और मेरे पापा ने गाय को बेच के मुझे पैसा भेजा, और घर का सिचुएशन, तब मैं भी यही सोच रहा था कि हाँ यार मुझे हॉकी खेलना है, इंडियन टीम में खेलना है, और मुझे नौकरी मिल जाएगा तो मैं फैमिली का सपोर्ट कर सकता हूँ। I think that was your only goal, not this Olympic medal, not achieving anything. Never. He just wanted to be
he wanted to get a good job to support his family, which is, I mean, सोचो एक सपने की बात है कि उस टाइम बस वो सपना था. Exactly. क्योंकि जब आपके लिए जब एक सपना होता है तब आपको आगे जाने के लिए एक एनर्जी मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है. तो वही मेरा सपना था कि हाँ यार मुझे जॉब मिलना है. अभी जॉब मिलने के बाद ऑटोमेटिकली आई मीन हम लोग ह्यूमन बीइंग थोड़ा ग्रीडी हो जाता है. तो मेरे दिमाग में था कि हाँ यार जॉब तो मिलेगी, अभी प्रमोशन लेना है. तो ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन का दिमाग में आ जाता है, तो आप और अच्छा खेलने लग जाते हो. जब आपको प्रमोशन मिल जाते है तो फिर आप सोचेगा चलो यार तब तक तो आपने एक लेवल पे पहुंच गया, चलो यार अभी कोशिश करना कि वर्ल्ड कप खेलना, नहीं तो ओलंपिक्स खेलना. तो फिर आपने कोशिश करेगा. अरे यार मैं तो 2009 में जब सीनियर टीम में आया था तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे, जहाँ पे बलजीत सिंह थे, एड्रिन डिसूजा था, भरत छेत्री था. और मुझे कभी ऐसे दिमाग में आया था कि हाँ यार मेरे को सडनली एक ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो खेलने के लिए मौका मिलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली जब जिस दिन बल्ली भाई को इंजरी हुआ तब उस टाइम तक कोच था होजे ब्राजा ये बोला था कि हम लोग हमेशा एक सीनियर गोलकीपर को कैरी करता, बट हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन का गोलकीपर को भी डेवलप करना है. right. तो इसीलिए मुझे बल्ली भाई को जब इंजरी होने के बाद एड्रिन के साथ मुझे टीम में डाला गया 2009 में. यस. तो और भरत छेत्री को मौका नहीं दिया. भरत छेत्री और एड्रिन में चेंज होता रहता था, और मुझे मौका मिला खेलने के लिए. और तब से लेके मेरे को लगा कि कभी मुझे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, क्योंकि जब आपको जब एक मौका मिलता है, एक सिचुएशन आपको मिलता है तो आपको उसका हासिल करना चाहिए. तो मेरा जर्नी इसी ने था सीरियसली. तो मैंने पहले क्या 2002 में किया था. 2002 से लेके 2 साल के बाद मैंने इंटरनेशनल डेब्यू किया जूनियर टीम में, और वहाँ से मैंने जूनियर टीम में कंटिन्यूस खेलते रहा 2007 तक. उसके बाद मुझे तकरीबन 2.5 साल लगा सीनियर टीम में एंट्री होने के लिए. तब आपको पता है कि जूनियर में खेल रहा था बट सीनियर में खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है. 7 years. एग्जैक्टली. तो भले मैंने 2006 में डेब्यू किया था साफ गेम्स, बट उसके बाद मैंने कंटिन्यूस खेला नहीं हूँ. तो बीच में टेस्ट सीरीज खेलता था, फिर वापस आ जाता था जहाँ पे आपको कैप्स नहीं मिलता है. तो फिर ऑफिशियल वाला शुरू हो गया था 2009 में. तो मैंने कैम्प में आता था, कैम्प में ड्रॉप होता था, स्टैंड बाई हो जाता था, नहीं तो टीम से बाहर हो जाता था. तो दैट वाज लाइक एक रोलर कोस्टर जैसे अप एंड डाउन होना ही था. उसके बाद जिस टाइम मुझे मौका मिला खेलने के लिए, वहाँ पे वो उसको कैपिटलाइज किया, वहाँ से खेलने. आई थिंक आपने इम्प्रूव भी बहुत किया, बिकॉज मुझे याद है स्टार्टिंग के डेज में आप थोड़ा स्ट्रगलिंग भी थे, और 1-2 टूर्नामेंट आप खेले हैं, शायद रिव्यूज भी बहुत अच्छे नहीं थे, बट यू वर्कड ऑन योर सेल्फ. एंड वी डोंट हैव गोल कीपिंग कोचेज इन इंडिया. आते हैं आजकल कभी कभी, बट यू एक्चुअली वर्कड ऑन योर स्किल्स. वो आपने खुद से किया सारा कुछ. नहीं, मुझे मैं पहले जब एड्रियन का बहुत बड़ा फैन था मैं, तो मैंने एड्रियन डिसूजा को बहुत ज़्यादा कॉपी करने के लिए कोशिश किया था. और जब कॉपी करने के लिए कोशिश करने के टाइम उसने आके मुझे बोला, श्री मुझे कॉपी करेगा तो तू नेक्स्ट एड्रियन डिसूजा ही बनेगा. इन्होंने इतना कॉपी किया कि ये लुंगी पहनते थे, इन्होंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, एंड ही बिकेम वेरी मॉडर्न. Adrian is a very flamboyant and a very modern player that we have. वो तब भी कॉपी किया आपने. वो चीज़ था मेरा लाइफ. मैंने हमेशा एक चीज़ लिखूंगा, मेरा ऑटोबायोग्राफ आएगा तो माय लाइफ फ्रॉम लुंगी टू बॉक्सर, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन एड्रियन के साथ मिलके हुआ था. तो एड्रियन ने मुझे ये चीज़ बोला, मुझे कॉपी मत कर, तू अपना एक स्टाइल बना. तू अपना स्टाइल बनाएगा तो तू अपना डेवलप कर सकता है. वेरी गुड एडवाइस. यस, गुड. तो मैं फिर अपने ऊपर काम किया, थोड़ा बहुत लोगों को देखने लगे था, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब तो था, बट जीबी खरीदना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता, इसलिए तो इतना ज़्यादा देखता नहीं था. एंड अच्छा खासा बोलेगा तो मुझे अच्छा एक ट्रेनिंग मिला था 2013 में, जहाँ पे हम लोग को साउथ अफ्रीका के एक गोलकीपर कोच आया था, देव स्टैनीफोर्ड. उसके अंदर मेरे को पहले ऑफिशियल टाइप का जैसे गोलकीपिंग ट्रेनिंग मिला. वहाँ से अभी तक मैंने अपना बेसिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ. हर एक टाइम कोशिश करता हूँ कि मेरे बेसिक्स को मैंने इम्प्रूव करे और अपने आप को डेवलप करो बस. So you've spoken a lot about your journey, जिसमें आपके फादर का बहुत बहुत important रोल रहा है, and I think that is why you're very close to him. So अभी जब आप घर गए and I saw those visuals कि आपने मेडल जो है अपना निकाला और उन्हीं को पहनाया. So what was his reaction? मतलब उनको naturally एक redemption उनके लिए भी हुआ होगा. कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने आपको कैंप में भेजा था, और जब भेजा था तब नहीं पता था कि ये दिन आएगा, बट दिस डे हैज कम. सो व्हाट डिड ही से एंड व्हाट डिड योर चिल्ड्रन से, बिकॉज़ दे आर आल्सो ग्रोइंग अप नाउ. देख, फर्स्ट चीज सबसे इमोशनल वाला फीलिंग था कि जैसे मेरा पहला जर्सी मैंने मेरे पापा को दिया था. जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके वापस आया था, मैंने जर्सी दिया, पापा पहले जर्सी पकड़ा, उसको पहना, उसके बाद बोले इसी के लिए हम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया. तो ही वाज रियली हैप्पी.
बट उसके बाद जब अभी ओलंपिक्स मेडल लाके दे दिया पापा को, ही वाज सेड बस अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ओके आई एम डन, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ सोचा भी नहीं हूँ, क्योंकि आई मीन मेरे पापा भी नहीं सोचा होगा कि हाँ यार मैं ये लेवल तक पहुंच जाऊंगा, तो डेफिनेटली उसने सिर्फ इतना ही बोला बस। और जितना लोग आया था ना, सबको सिर्फ यही बोल रहे कि भगवान की वजह से ये मेडल मिला, इससे और मुझे क्या चाहिए। वाओ। एंड बिकॉज 2018 में बहुत मुश्किल टाइम आया था, आप वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ही हैड अ हार्ट प्रॉब्लम, आपको छोड़ के बीच में जाना भी पड़ा उनको देखने, सो लास्ट 2 years हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो। वो वर्ल्ड कप मैं कभी भूलूंगा नहीं। सो देयर इज अ इंसिडेंट, उसके लिए भी वो भी मैं बोलता हूँ, हंसना मत अभी है। ओके जैसे तो मेरा पापा का हार्ट अटैक हुआ, हम लोग बेल्जियम के साथ हार, आई मीन ड्रू हुआ, 2-2 ड्रू हुआ। उसके बाद मैं चले गया नेक्स्ट डे, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई मीन आईसीयू के पीछे बाहर बैठा था पापा को मिलने के लिए, तो वेट कर रहा हूँ, तो सडनली हमारा पीआर है बोला श्री आज का न्यूज़पेपर मत पढ़ना। ओह तो यस एंड ओके सडनली मैं तो सोचा ठीक है छोड़ूंगा, मेरे को कौन सा पढ़ना है, मैं तो वैसे तो न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। तब व्हाट्सअप खोल के देखा, मुझे पता नहीं 100 इतना तो मैसेज आता नहीं, फिर भी 100 के ऊपर मैसेज पड़ा है, सब में पेपर क्लिपिंग मुझे फॉरवर्ड किया किसी ने। उसने तो उसमें हेडलाइन ये था कि देयर इज अ होल इन द वॉल। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली हर्ट किया वाला एक सिचुएशन है, क्योंकि और आप आईसीयू के बाहर बैठे थे एग्जैक्टली तो आप इमोशनली भी एक स्टेज में नहीं हो जहाँ पे आपको फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर से आपका ऐसा वाला एक नेगेटिव ये भी फिर एकदम से ब्लॉक था। उसके बाद वर्ल्ड कप में हम लोग क्वार्टर फाइनल हार गया, और एशियन गेम सेमीफाइनल हार गया। उसके बाद अगेन चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास एक मौका था जीतने का, वो भी फाइनल में हार गया। भले आई मीन आई गॉट द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड, बट स्टिल तो एक नेगेटिव वाला ये था 18 वाला। बट स्टिल मुझे लगा कि बट वो टाइम पे पापा भी थोड़ा हैप्पी थे, क्योंकि हम लोग को मेडल भी मिल रहा था, बट या वर्ल्ड कप तो जीत नहीं पाया। बट स्टिल व्हाट इज सेड इज कोई बात नहीं, नेक्स्ट देयर इज नेक्स्ट टाइम, है ना। जब आपको एक दोबारा एक मौका मिलेगा, कोई बात नहीं। एंड दैट्स द टाइम सिंसियरली मैं बहुत दिनों से बात भी किया था कि मैंने आई मीन छोड़ने के लिए भी सोच रहा था, क्योंकि आई वाज इन दैट सिनेरियो। बट देयर इज आई एम लाइक नो व्हाट्स ए सेवियर एंजल इन माय लाइफ, क्योंकि अभी तक मैं किसी को बताया नहीं वो चीज़, बट आई वांट टू पोस्ट इट टुमारो। क्योंकि जैब स्टॉकमैन, मैं स्टॉकमैन से भी बात किया था उस टाइम। सो कभी एग्जैक्टली हॉलैंड के गोलकीपर, तो मैंने कभी कभी बात करता था स्टॉकमैन से। तो स्टॉकमैन को मैंने ये चीज़ बोला, ब्रदर मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रहा है, एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। दिस वाज आफ्टर 2018 वर्ल्ड कप राइट। तो उसने एक चीज़ बोला, श्री जब तक तेरे को लगेगा कि आई मीन वो लोग तेरे को बाहर नहीं करते, क्यों जाने का सोच रहा है, यू जस्ट बी देयर, क्योंकि ये टाइम चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी तो तू जो डिसीजन ले रहा है वो इमोशन में ले रहा है, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। तो अभी घर जा, वेकेशन एंजॉय कर, फिर वापस आके देख, एक बार कैंप अटेंड कर, फिर तेरे को लगे कि ये डिसीजन गलत है तू ले रहा है। तो मैंने बोला नहीं यार मेरे से नहीं। और तो उसने अपना कहानी बताया, तू देख मेरा सिचुएशन देख, मैं खेलना चाहता था, मैं अच्छा गोलकीपर था, फिर भी मुझे खिलाया नहीं कोच ने, और मुझे ज़बरदस्ती रिटर्न में लेना पड़ा, मैंने ले लिया, दैट्स माय चॉइस। बट तेरे को वैसे एक सिचुएशन नहीं है, किसी ने तेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा है, और तू वो चीज़ कर सकता है, तो एक बार कैंप अटेंड कर। तो फिर मैंने सोचा रात भर, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने मैसेज किया, श्री दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग डिसीजन। नहीं तो थैंक्स जैब स्टॉकमैन ऑफिशियली। तो फिर मैंने उस दिन मेरे लैपटॉप में पढ़ा हुआ एक लेटर, जैब स्टॉकमैन I mean, there is an angel in my life बोल के एक लेटर लिखा था। I mean, it's not a letter. I just wrote it like that. Your heartfelt note. Yes. उसके बाद this Olympics games, you don't believe, from the first day I used to text him. ठीक है, उससे मैं पूछता था, brother, this is one of the biggest event for me because of this time. तो मुझे help चाहिए। तो he said, just text me whenever you need an help. तो मैंने हमेशा उसको यही बोलता था कि हर एक मैच के बाद एक मैसेज, नहीं तो उसने मैसेज करता, श्री यू डन बेटर टुडे। तो नेक्स्ट डे बोलता था कि जिस दिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 7-1 हारा था, तब मुझे टेक्स्ट आया, श्री नो प्रॉब्लम, तेरे को क्या फील हो रहा है। तो मैंने बोला कि आई फेल लाइक आई कैन डू बेटर, दैट्स इट, सी यू डिडंट प्ले योर बेस्ट येट, सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट,
उसने खुद के एक्सपीरियंस से बोलता श्री देख हम लोग भी ऐसे किया था, मैंने भी कई मैचेस ऐसा था कि मैंने सेव भी नहीं किया, बट टीम कई जीत जाता है, कई हार जाता है. डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट्स द रिजल्ट. सो इफ द टीम विंस यू सेलिब्रेट इट. सो डोंट स्टिक विथ योर क्या बताऊं मिस्टेक्स. और हर एक मैचेस में ये हो रहा था कि अरे यार ये हो गया, ये हो रहा है, तो उसने बोला कोई बात नहीं. जैसे आफ्टर स्पेन मैच ही सेड श्री वंडरफुल गेम. और उसके बाद जब हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते तो उसके पहले भी मेरे बात हुआ था क्या इसे प्रिपेयर किया, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर यू नो, क्योंकि जैक स्टॉकमैन 2 ओलंपिक्स खेला हुआ है, बेस्ट इन द वर्ल्ड. यस, तो 2 ओलंपिक्स खेले, दोनों में सेमीफाइनल्स खेले, एक में फाइनल खेले, तो डेफिनेटली वो बंदे के पास एक्सपीरियंस. मैंने बोला वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया, तो उसने बोला जस्ट गो एंड एंजॉय द गेम एंड बिलीव दैट यू आर गुड. तो मैंने वही किया एंड आई गॉट ए पिक्चर इन माई मोबाइल. हाँ, मैंने क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद मैंने थम्स अप किया था उसको, थैंक यू वेरी मच. उसने भी मुझे थम्स अप भेजा था. सो दैट वाज बेस्ट, क्योंकि उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट मुझे हेल्प किया इतना. क्योंकि ये नहीं बोल रहा कि हर एक दिन फोन करके आधा घंटा बात किया, नहीं, एक एक टेक्स्ट में उसका इतना इन्फ्लुएंस था ताकि मैं आराम से बैठ के मेरा अपना गेम खेल सके. No, that's a great story that you shared with us. Exactly, right. Usually one country and other country people, they might not interact also this much. Okay, that's amazing, and I'll like to say thanks again to him. We are sitting here with this medal now. Right. Yeah. Okay, and another interesting thing I wanted to ask, आप हमेशा बोलते हैं, and I think people who have started to watch hockey now, they should also know. श्रीजश हमेशा एक कमेंट देते हैं कि गोलकीपर्स आर वेरी लोनली पीपल ऑन द फील्ड, राइट? एंड आप एक स्टेटमेंट हमेशा आपने मुझे बहुत बार कहा है कि जब दूसरी तरफ गोल होता है एंड द एंटायर टीम इज सेलिब्रेटिंग, दोस 10 प्लेयर्स आर सेलिब्रेटिंग, आई नेवर सेलिब्रेट बिकॉज दैट इज़ माई मोमेंट जो मैं सबसे ज़्यादा कॉशियस होता हूँ. आई वॉन्ट यू टू टेल पीपल जो अभी अभी हॉकी देखना शुरू हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है हॉकी में, ये क्यों कहते हैं आप? देख, एक्चुअली जब हम लोग गोल स्कोर करने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा टीम को एक अर्ज होता है कि नॉर्मली कि अरे यार हम लोग को गोल मारना है, एंड दे विल बाउंस बैक, दे विल कम विथ फुल एफर्ट. तो आपको जब आपने गोल स्कोर करते हैं तो हमारे पास एक तो कि हम लोग को एक अपराइन मिलता है, अरे यार हम लोगों ने स्कोर किया, हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है. तो दैट इज अ टाइम हम लोग गोल कंसीड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो जब टीम सेलिब्रेट करते हैं, आजकल पता नहीं मैं सीनियर हो गया इसलिए तो 2-3 लोग भाग के आ जाते हैं मेरे पास हाई फाई करने के लिए, बट पहले वो लोग भी ऊपर जाके सेलिब्रेट करके आ जाता था. आप देख लो, आपको कभी ऐसे एक फोटो नहीं मिलेगा जहाँ पे स्कोरिंग के बाद गोलकीपर सेलिब्रेशन में इंक्लूडेड हो. राइट, कभी नहीं होता है. आपको हमेशा गोलकीपर का फोटो मिलेगा जो सिर लटका हुआ है. इट्स अ लोनली स्पेस. एग्जैक्टली. और तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जब हम लोग गोल स्कोर करने के बाद मैं चिल्लाता हूँ ये कि अरे यार नेक्स्ट 5 मिनट्स फोकस, क्योंकि 5 मिनट के अंदर वो लोग बाउंस बैक करेगा तो स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. राइट, एग्जैक्टली, दैट्स राइट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर निकनेम्स. इनके बहुत सारे निकनेम हैं. सबसे ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज द वॉल, जो राहुल द्रविड़ के बाद आपको मिला था वो निकनेम शुरू में. आई रिमेंबर आपको शुरू में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी इनिशियली. देन देयर केम अ टाइम यहाँ जब इनको लोग डिफेंस मिनिस्टर बुलाते थे कुछ फैंस इनके, बिकॉज हिज डिफेंस इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड. एंड फॉर्मर इंडिया जो कैप्टन रहे हैं जगबीर सिंह, ही कॉल्स हिम श्री श्रेष्ठ, ही डजंट कॉल हिम श्री जेश, ही कॉल्स हिम श्री श्रेष्ठ. सो जो इतने सब निकनेम्स हैं, आपका फेवरेट कौन सा है एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ दीज? देख, तीनों फेवरेट ही है क्योंकि तीनों आया हूँ 3 डिफरेंट पर्सनालिटी से. एंड डेफिनेटली जगबीर भाई तो हमारा सीनियर मोस्ट प्लेयर भी है, तो डेफिनेटली तीनों को रिस्पेक्ट है. बट जब आप वर्ड सुनते हो ना, दैट गिव्स यू सम गूज़बम्प्स सीरियसली. और एक जब आप सेव करने के टाइम जब आप मैच के बाद आपने टेलीकास्ट वाला वीडियो देखने के टाइम बोलता द वॉल इज डूइंग इट्स जॉब, तो हम खुद ही बाद में बैठ के सुनने में हम लोग को भी थोड़ा फीलिंग आता है, अरे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुन लेता हूँ. तो द वॉल इज ऑलवेज गुड, क्योंकि हम बचपन में हम लोग भी यही सुन के आया था कि राहुल भाई को द वॉल कहा जाता है. हमेशा बोलते हैं ना, जब हमारा केरला में न्यूज़पेपर आता है इंडिया डे वन मदिल राहुल द्रविड़. सो द सेम वे, तो आज जब मैं जीत के आया था तब केरला में जो फ्रंट पेज में इतना बड़ा फोटो आया था, उसके नीचे आया था कि इंडियन वॉल. तो वो एक इमोशन है क्योंकि लोग भी जानते हैं वो फ्रेज को, और उसमें कितना इम्पोर्टेंट है वो नेम को, वो हम सब जानते हैं. सो डेफिनेटली when people calls me the wall, that's I love it and I feel I'm honored. And you're living up to that name also.
I mean, बहुत कंसिस्टेंटली टचवुड बहुत कंसिस्टेंट हॉकी खेली आपने पिछले 2-3 साल में, नो? आई थिंक योर Yeah. फ्रेम ऑफ माइंड हैज चेंज कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली ये हो जाता है क्योंकि मैंने एक और कोट बोलता हमेशा कि गोलकीपर्स आर लाइक वाइन, जितना पुराना होते रहता है उतना टेस्ट भी होता है, उतना चलता है. तो डेफिनेटली Okay. गोलकीपर्स जितना एक्सपीरियंस होता है उसको कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है और सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, अपना इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो एक क्रूशल सिचुएशन आता है उसको कंट्रोल करता है. तो मेरे हिसाब से वो एक इम्पोर्टेंट फेस है आई मीन गोलकीपर्स के लिए कि अरे यार जब आप बच्चा होता है आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, आप सब कुछ करना चाहता है. Right. बट गोलकीपिंग इज नॉट लाइक दैट. गोलकीपिंग सिर्फ इतना है कि आपको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना है, आपका एंगल करेक्ट है, आप ही के ऊपर बॉल आना आता है, बट वो समझने में आपको अगले 5 या 8 साल चाहिए. एंड जितना इमोशन कंट्रोल कर सके, बिकॉज Exactly. द लेसर योर इमोशंस आई थिंक बेटर योर सेव्स वुड बी. एग्जैक्टली क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो, जैसे आप सोच रहे हो अभी हमारा फॉरवर्ड ने ओपन अपॉर्चुनिटी मिस किया, तो पीछे आप खड़े हो, आपको तो लगता है अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो इधर इतना मर मर के सेव करने के लिए कोशिश कर रहे, ये लोग बाहर मार रहे हैं. तो ये आपके ऊपर एक प्रेशर लगा देता है, आपको सोच आई मीन उस तरफ सोचता है ना, आपको थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, आपका फोकस लूज हो जाता है. एंड सेकंड चीज ऐसे होता है कि जब आप गोल कंसीडर करने के टाइम, नॉर्मल होता है हर एक मैच में आप गोल कंसीडर करते हैं, तब बचपन में क्या होता है कि लोग ज्यादा सोच रहे हैं यार मैंने गोल कंसीडर किया, अभी कोच क्या बोलेगा, नहीं तो प्लेयर लोग क्या बोलेगा. तब ये चीजों में हमेशा प्रॉब्लम होता है और कहीं ना कहीं से तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है. आपने एक मैच में अच्छा सेव किया, नेक्स्ट में आप ऐसे जाओगे क्योंकि बचपना है तो आपको लग कि मैंने अच्छा खेल रहा. तो ये सब चीज जब एक एज के बाद, अभी व्हेन आई एम 33 प्लस नाउ, सो आज के टाइम पे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, सेव करूँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं गोल खाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई एम हैप्पी, आई एम गुड. तो Okay. एक वो एक That's a स्टेज, great यस change. एग्जैक्टली, तो वो एक कंसिस्टेंट वे में आप रहते हो ना, तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं यार, आप आई मीन यू कैन डू इट, तो एक भरोसा अपने ऊपर आ जाता है. ओके. एंड हॉकी में एक चीज़ होती है, मतलब कैप्टन चाहे कोई भी हो, ऑन फील्ड कैप्टन इज यूजुअली द गोलकीपर, बिकॉज ऑब्वियसली उनका विजन जो है, उनको पूरा फील्ड दिख रहा है Exactly. एंड यू कैन चैनलाइज. एंड श्रीजेश इज अ वेरी लाउड आई कैन से गोलकीपर. मतलब इस बार तो टोक्यो में देवर नो फैंस, तो हम लोग को तो इंडिया में भी आवाज़ सुनाई दे रही थी जो ये बोल रहे थे. सो हाउ डू यू मार्शल देम? मैंने देखा कभी कभी आप बहुत गुस्से में भी करते हैं, प्यार से भी करते हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग हमें कहानियाँ बताइए कि हाउ डू यू मार्शल द टीम. एक वी आर रघुनाथ जो पहले खेलते थे, वो तो कहते हैं कि जब तक श्रीजेश की गाली नहीं पड़े मेरी अच्छी ए गेम ऊपर नहीं आता है. सो हाउ डू यू डू दैट? डिपेंड है, आई मीन रघु ऐसे प्लेयर थे जैसे उसको पता है कि मैं कैसे हूँ, तो वो आके बोलते मच्चा मुझे गाली दे यार, 2-3 गाली दे, कुछ करने के टाइम में गाली देना तभी मैं आ पाऊंगा. कई कई दिन ऐसे होता है थोड़ा लेथार्जिक वाले दिन में वो आके बोलता है. और आज का जितना भी डिफेंडर्स है, जैसे वीरू है, बॉब है, ये लोग हमेशा मैं कुछ बोलता हूँ उसमें रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि वो लोग को पता है कि मेरा तरीका क्या है. बट जितना भी अभी का जो कोचेस है, ग्राम और ग्राम जब हम लोग को ट्रेनिंग देता है, वो तो हमेशा ही ग्राम और ग्रे के दोनों मुझे यही बोलते हैं कि श्री पॉजिटिव कम्युनिकेशन थोड़ा कंट्रोल कर, क्योंकि अभी मेरे साथ जो बच्चे लोग खेलते हैं, पहले तो मेरा ही एज ग्रुप वाला था ना, तो आई मीन 2-3 साल छोटा वाला लड़का लोग के साथ खेलता, बट अभी जितना लड़का लोग है मेरे से तकरीबन 10 साल छोटा है टीम में. Right. बट जब वो लोग के ऊपर मैं बोलेगा अरे यार ये कर, तो सडनली वो लोग शायद अंडर प्रेशर आ सकता है. Okay. तो आजकल शायद ये टूर्नामेंट मेरा बेस्ट टूर्नामेंट होगा जहाँ पे मैंने कुछ भी चीज इतना ये वे में नहीं बताया ना इन्होंने गाने गाए हैं ना इन्होंने गाली दी है. आई थिंक यू शुड फॉलो दैट फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट्स. सीरियसली क्योंकि मैंने वो चीज को इतना नॉर्मल किया कि मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था कि कोई बात नहीं, तेरे को ये नहीं करना है, इसके ऊपर ये नहीं करना है, इसको ये नहीं बोलना. बट जब सीनियर्स लोग मिस्टेक करते हैं, आई ऑलवेज कॉल देम, क्योंकि वो लोगों को पता है कि मेरा तरीका क्या है, और वो लोग जब मैं कुछ बोल देता हूँ तो वो लोग को पता है कि हाँ यार वो लोग सीरियसली कुछ गलती कर रहे हैं. जैसे मैंने मनप्रीत को कभी कभी बोलता है, मनप्रीत यू नीड टू रेस योर लेवल अप, क्योंकि जब मिडफील्ड में यू आर द कैप्टन डेफिनेटली, बट मिडफील्ड में यू आर द सीनियर मोस्ट, तब तू थोड़ा स्लगिश हो जाता है, तू थोड़ा इजी फील होता है, तब लगता है कि नहीं यार. तो मैं जब बोलूंगा ना उसको, अरे मनप्रीत तेरे को खेलना है, तो ये फील लाइक एस श्री भाई बोल रहे, तो मतलब सबके मन में यही होगा कि हाँ यार मेरे को अच्छा खेलना है. बट कोई आके बोलेगा नहीं, सब जूनियर्स है. तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है गोलकीपर को, जो ग्राउंड के अंदर आपको सब कुछ दिखाई देता है, तो आप ही का काम होता है कि वो लोग को सही सलामत गाइडलाइन दे दो. Okay. Tell our viewers about the food that you guys eat. बहुत ही अलग तरह का खाना, बहुत चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, एंड नेचुरली आपको भी मैंने देखा है बहुत रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें आप खाते हो. सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खाने का मन करता है और आप खा नहीं पाते हैं?
देख, एक्चुअली हम लोग टूर्नामेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा, आई मीन एवरीवन ट्राई टू अवॉइड बहुत कुछ चीज़। जैसे हम लोग, मैं गोलकीपर हूँ तो मैं ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाता हूँ। जब मैं प्रोटीन Okay. में ज़्यादा फोकस करता हूँ या वेजिटेबल या फ्रूट्स खाता हूँ। और जो प्लेयर्स लोगों के लिए तो मैच का दिन में भी हमारा न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं कि हम लोग को ज़्यादा, आई मीन लाइक नो, कार्ब लोडिंग करना है। जहाँ पे प्लेयर लोग ज़्यादा भागते हैं तो वो एनर्जी चाहिए, तो वो लोग राइस और दाल ये सब चीज़ ज़्यादा खाते हैं, उसके साथ साथ मीट भी खाता है। और ज़्यादा तरफ स्वीट हम लोग अवॉइड करते हैं टूर्नामेंट के टाइम पे, क्योंकि जब हमारा इंटेंसिटी, जैसे ट्रेनिंग लोड जैसे इतना इंटेंसिटी नहीं होता है। आप एक मैच खेलो, एक दिन रेस्ट मिलता है, फिर एक मैच खेलो, तो आप जब स्वीट या ज़्यादा हाई रिच फूड खाते हैं तो आपको वेट पुट ऑन होने के चांसेस ज़्यादा है, और आपको क्या बताऊँ, आपका परफॉर्मेंस नीचे चले जाता है। तो हम लोग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यार ऑयली वाला फूड अवॉइड कर लेता है, और स्वीट या डेजर्ट को हम लोग अवॉइड कर लेते हैं, और जंक फूड, अभी फ्राइड वाला कुछ मिलेगा या पिज़्ज़ा आई मीन पास्ता तो खा सकते हैं, पिज़्ज़ा वाला कुछ है तो उसको हम लोग अवॉइड कर लेते हैं। तो बट एक बार आपका टूर्नामेंट खत्म, आप विलेज में हो, आप कुछ भी खा सकते What हैं। did आपने क्या खाया ब्रॉन्ज मेडल की रात वाले दिन? आपने क्या खाया आके? एक्चुअली उस दिन रात को कुछ खा ही नहीं पाया, अच्छा, सच बताता हूँ। भूख ही नहीं लगी? नहीं, क्योंकि एक तो पेट भरा हुआ था, इतना दिल भी खुश हो गया। उधर जाके मैं कुछ खाने के लिए सोच रहा, मेरा पेट नहीं जा रहा था। बाद में मैंने क्या किया, आइसक्रीम लेके आया, उसको बाहर रखा, वो पानी जैसे, फिर उसको पिया मैं, क्योंकि कुछ तो अंदर जाना चाहिए था। बट आई वॉज रियली एक्साइटेड दैट नाइट। Okay, okay. And tell us about a little about modern hockey, क्योंकि आपने वो शिफ्ट देखा है, सब लोगों ने नहीं देखा है। Yeah. जब हम इनिशियली 20-25 साल पहले जो हॉकी खेलते थे, ओपन अटैकिंग हॉकी, नो प्लान्स, नो जीपीएस सिस्टम्स, नो साइंटिफिक थिंग्स, आपने वो चीज़ देखी है। जब 2009 में इंडियन हॉकी चेंज हुई, इट वाज अ टफ टाइम बिकॉज प्लेयर्स आर यूज्ड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्ले। एक नए कोच आए होजी बरासा 2009 में, प्लेइंग सिस्टम चेंज हो गया, खाने का सिस्टम चेंज हो गया। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर इंडिया टू शिफ्ट? बिकॉज अभी इस मेडल की जो बात होती है, पीपल से हाँ अब हम जीते हैं, but it's a long Exactly. Yeah. years of hard work, and you guys have seen it. So how did that shift come about? एक्चुअली देखे जाएगा तो पहले ऐसे था कि हम लोग को बोलते कि अटैकिंग हॉकी खेलना है, तो हम लोग ज्यादातर डिपेंड होता है कि प्लेयर्स के इंडिविजुअल स्किल पे। जैसे बोलते हैं ना, एक को डॉट्स मारा, आपने पास दे दिया, आपने दो लोग को डॉट्स मारा, आपने पास दे दिया, फिर आपने बॉल लेके भागो। जिसका तेज स्पीड होता है वो बॉल लेके भागता है, जिसका स्किल होता है वो ये कर देता है, और डी के अंदर जो एक पेनल्टी कॉर्नर बनाओ, नहीं तो मारो, गोल हो गया। तो आपको सिस्टम बोलता है कि हाँ यार, हम लोग 5-3-2-1 जैसे खेलते हैं ना, हमारे जो ये है पोजिशनिंग है, तो हम लोग ज्यादातर हमारा माइंड में इतना था कि हम लोग को अटैक करना है, और हम लोग को सिर्फ गोल स्कोर करने के लिए कोशिश करो, पीछे कितना खाना है वो तो फर्क नहीं पड़ता था। बट जब हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस उस टाइम भी लेके आने के लिए कोशिश किया था, बट हमारा स्ट्रक्चर में हम लोग को इंडिविजुअल मेंटालिटी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि प्लेयर को स्किल दिखाना है, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, हमारे पास तो स्किल है ही है। और हम लोग को जब कोचेस आते थे, हमारे दिमाग में ऐसा था कि कोच को भी इम्प्रेस करना है, तो हम लोग ज़्यादा इंडिविजुअल दिखाने का कोशिश करता था। जब ब्रासा आने के टाइम, ब्रासा ने पहले वाली चीज़ ये किया कि उसने सिस्टम को ही चेंज किया। उसने बोला कि हम लोग खेलेंगे यूरोपियन स्टाइल में, जो हम लोग बोलते हैं ना 4-4-2, या भी तो हम लोग खेलते 2-2-2-4, जैसे ये वाला फॉर्मेशन में उसने लेके आया कि 4-4-2 खेलता हम लोग, जहाँ पे हम लोग को बॉल को रोटेट करना सिखाया था। पहले हम लोग ऐसा था कि एक बार राइट में गया तो राइट से ही चले जाओ, एक बार लेफ्ट में गया तो कि लेफ्ट में चले जाओ। बट उसने पहले 6 महीना हम लोगों ने सिर्फ बेसिक स्किल किया। ये किसी को सुनते हुए आपको लगेगा अरे यार 6 महीने तो की बात है, बट डेली सुबह शाम जाके सिर्फ बॉल push, stop, push, hit, stop. After playing hockey for 10 years, exactly, you are in the national team. You are in the Yeah. national team, and still you are doing that, tuck. और ये सिर्फ ट्रेनिंग की पीरियड नहीं। जैसे आज शाम को हम लोग उसमें 2 मैचेस भी खेला था, टूर्नामेंट्स। तो शाम को मैच है, सुबह हम लोग बारिश में भी जाके बेसिक स्किल कर रहा था, जैसे 1 टच पास करने का, रिसीविंग, और उसका टेस्ट भी था कि कौन के बीच में हिट मार एक्यूरेसी के लिए। तो ये चीज सीखा हम लोगों ने, और हम लोगों का बेसिक अच्छा हुआ तो हमारा ऑटोमेटिकली गेम नेचुरली शुरू होने लग गया, ताकि हम लोगों ने ड्रिबलिंग की वजह से हम लोग पासिंग करने लग गए। हम लोगों को फोकस इतना लग गया कि हाँ यार बॉल को शिफ्ट करो। और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जैसे लिब्रो जैसे एक पोजीशन। लिब्रो मतलब तो होता है कि आजकल फ्रीमैन बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे हमारा एक प्लेयर को हम लोग रिजर्व करके रखेगा, ताकि कुछ भी काउंटर अटैक आने के टाइम ये बंदा रहेगा कि वो टैकल करने के लिए। तो होसब राजा ने वो चेंजेस लेके आ गया इंडिया में, तो सडनली फिर हमारा मेंटालिटी चेंज आ गया
कि वो चेंजेस ऐसा था कि हम लोगों को अरे यार इंडिविजुअल नहीं सोचना है, हम लोग को अपने गेम में फोकस करना है, हम लोग को पासेस करना है, हम लोग को शिफ्ट करना है, हम एक क्या प्रॉपर रोटेशन सिस्टम लेके आ गया, हार्ट रेट देखने लग गया कि कितना हार्ट रेट जा रहा है और रिकवरी का क्या करना है वो समझ में आ गया। और हम लोग स्पेशली शुरू किया था कि हम लोग प्रैक्टिस के पहले ब्रेकफास्ट करने लग गया। पहले तो सुबह सुबह 6 बजे जाके हम लोग ट्रेनिंग करता था। उसके ब्राज़ आने के बाद हम लोग 7 या 8 बजे ट्रेनिंग करना शुरू हो गया। तो बोलते कि 6:30 बजे या 7 बजे आके 1 घंटा पहले आके कुछ क्या बोलते हैं कार्ब्स खाना, एग्जैक्टली या तो कुछ हम लोग खाता था, कॉर्नफ्लेक्स खाओ या दलिया खाओ। तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग करते, फिर आके हम लोग सेकंड ब्रेकफास्ट करता था। तो ये चेंज के बाद जितना भी कोचेस आया सब इसमें ऐड ही किया है कुछ ना कुछ फ्लेवर। जैसे उसके बाद माइकल नॉब्स आ गया, उसके बाद आ गया हमारा रोलैंड डॉर्समैन, रोलैंड के बाद टेरी वॉल्श आ गया, उसके बाद आया वैनस आ गया, उसके बाद वापस से रोलैंड वापस से कोच बन गया। फिर ग्रेग हरिंदर सर, एग्जैक्टली हरिंदर सर को तो फिर पता ही है कि सर बहुत टाइम से बहुत कोचेस के साथ काम किया, तो सर का तो सर किसी भी तरीके से आपको ट्रेनिंग कर सकता है। उसके बाद ग्राहम आ गया। तो वो 2008 से जो रेवोल्यूशन हुआ, तो इट्स ऑलमोस्ट 12 इयर्स और 13 इयर्स प्रोसीजर। इतना टाइम लगा किया। समथिंग लाइक बेल्जियम, व्हाट बेल्जियम डिड, आपको लगता है इट्स अ सिमिलर स्टोरी? नहीं, बेल्जियम का अलग स्टोरी इसलिए क्योंकि मैंने जब 2009 में बेल्जियम के साथ खेला था, उस वो टीम से इंडियन टीम में सिर्फ मैं अकेले एक बंदा हूँ आज इंडियन टीम में, बट बेल्जियम टीम में मिनिमम 8 या 10 लोग सेम टीम मेंबर्स हैं। और इंडियन हॉकी टीम में उसके बाद 2 जनरेशन चेंज हो गया। तो उसका फर्क है, बट हम लोग का एडवांटेज हम लोग को जहाँ पे मिला, हमारा जो मेंटालिटी चेंज हो गया हॉकी इंडियन लीग के बाद। क्योंकि हॉकी इंडियन लीग में आपने वर्ल्ड का टॉप हॉकी प्लेयर्स के साथ खेला हो, ना कई प्लेयर हॉकी टॉप प्लेयर्स के साथ रूममेट रहा हूँ, कई लोग टॉप प्लेयर्स के साथ में टीम मेंबर बन के रहा हूँ। तो ये लोग से हम लोगों ने सीखा कैसे हॉकी प्लेयर कैसे रहना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर रहना है, कैसे अपने आप को प्रैक्टिस कराना है, कैसे अपने आप को मीटिंग में इन्वॉल्व करना है, कैसे अपने आप को कोचिंग करने में इन्वॉल्व करना है, कैसे अपने आप को रेक्टिफाई करना है, और कैसे अपने आप को जैसे मैच के लिए एक फोकस पीरियड होता है ना, वो कैसे फोकस करना। तो हम लोग ये सब चीज़ सीखने के लिए मिले लोगों से। एंड डेफिनेटली एक चीज़ हम लोग को ये लोगों के साथ खेलने से मिला है कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चले गया। ताकि गोरा को देखे ऐसे लगता था, पहले एक डर होता था, बाद में जब ये लोग के साथ खेलने लगे तब लगा कि अरे यार ये सारा तो ऐसा ही है, हम लोग इसके साथ ये कर सकता है। तो फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ जिससे हम लोग खेलने लग गया, हम लोग पूरा वो लोग को डोमिनेट करने लगे। नाउ आई शिफ्ट टू योर लव फॉर द बुक्स। मतलब आई हैव नोन दिस गाय फॉर ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स नाउ। मैंने पूरी ज़िंदगी में इनको किताबें पढ़ते देखा नहीं है, किताबों के पास जाते नहीं देखा है। आई थिंक टिल अबाउट 4-5 ईयर्स अगो तक आप बात भी नहीं करते थे किसी किताब की। अब आप किताब को छोड़ते नहीं हैं, आप एक टारगेट बनाते हैं। महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं आप? 4। तो पिछले पूरे साल में यू रेड 48 बुक्स, मोर देन ना पिछले साल में जैसे लॉकडाउन था, सो आई रेड ऑलमोस्ट 120 बुक्स। 120 बुक्स इन 1 ईयर। हाउ डिड दैट हैपन? मतलब से मेरा फर्स्ट बुक मुझे गिफ्ट दिया था एड्रिन ने, वो भी 2010 में मिला था मुझे। तो वहाँ से लेके, बट वो बुक तो ऐसा था कि मेरा बुक एक साल में एक बुक ही पढ़ता था। मतलब एक दिन में 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, बस खत्म। फिर जब टाइम पे एक बुक हाथ में आने लग गया, बट इतना ज़्यादा क्यूरियस नहीं था क्योंकि मोबाइल में बैठता था, नहीं तो सोशल मीडिया जितना भी चीज़ करने लग गया। बट बाद में मुझे लगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत सीरियस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। बट मेरे को लगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि 2017 में जब इंजरी होने के टाइम, क्योंकि जब इंजरी के टाइम पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन चाहिए था और कुछ ना कुछ पुराना प्लेयर लोगों से सीखना भी था। तो उस टाइम पे मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ना शुरू किया, जहाँ से प्लेयर्स लोगों ने कैसे अपने आप को कम बैक करने के लिए क्या क्या किया। तो मैंने उस टाइम ओपन बुक पढ़ा था जो अंद्रे अगासी का, इट्स अ गुड बुक। तो मैंने वो पढ़ा था उस टाइम पे। फिर बहुत ज़्यादा बुक्स। देन मेन चेंजेस, द बिग चेंज हैपेंस। तो उसी टाइम से मैंने कोशिश कर रहा था कि एक दो बुक पढ़ने के लिए, जैसे हॉकी इंडियन लीग के बीच में बुक्स खरीदने लग गया था। उसके बाद जब बिग चेंज हुआ था कि जब लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि सब लोगों ने सीरीज देखने लग गया था, नेटफ्लिक्स या कहीं ना कहीं, और सोशल मीडिया का टाइम ही था। तो मैंने सोचा नहीं यार, मुझे
मोबाइल का टाइमिंग कम करना है, क्योंकि मैंने Okay. जितना भी स्क्रीन टाइम देखता था तो मेरे को 6-7 घंटा मेरा मोबाइल का दिखता था। मैंने बोला नहीं, मेरे को 4 के नीचे लेके आना है। Okay. वहाँ पे मैंने बुक पढ़ने लग गया, शुरू किया। जब पढ़ने शुरू किया पहले 2-3 दिन थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कंटिन्यूस बैठ के पढ़ने में इतना आदत नहीं था। Yeah, he's a party animal, people. तो वो चीज हो गया, तब पढ़ने लग गया तो 1 महीना लगा, फिर तो इसी हो गया। जो बुक हाथ में आता है, मेरे को लगता है कि 200-300 पेज का बुक है तो 2 दिन में खत्म होने लग गया। Wow. तो मैंने सोचा वाह, इट्स गुड। तो फिर सच में आई मीन पहले तो अच्छा नया बुक खरीदता था, फिर मैंने सोचा चलो नया बुक में बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, तो बहुत ज्यादा साइट्स मैंने ऐसे ढूंढ के निकाला है जहाँ पे आपको सेकंड हैंड बुक्स मिलेगा। Okay. और आधा से ज्यादा आई मीन पैसा कम, तो 100 रुपए में आपको बुक मिल रहा है, जो ओरिजिनल बुक्स का कीमत है अराउंड 600-700 रुपीज। Wow. Okay. और जो बुक आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं आई मीन 1500-2000, मैंने उसको किंडल में डाउनलोड कर लेता हूँ, वहाँ पे आपको 200-300 रुपये मिलेगा। तो फिर वो सब चीज़ों में एक एडेड था, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सस्ते वाले बुक भी मिल रहे हैं। Then I started to read. And I think it must have helped you during COVID, क्योंकि Exactly. कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। Exactly, yeah. And आपको थोड़ा you used to like you're a people's person, you want to go out, you want to meet people. I think Yeah. it must have helped you. बहुत ज़्यादा, क्योंकि Otherwise मुझे लगता है कि वो शायद नहीं होता तो आपके लिए शायद मुश्किल होता। बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बुक्स से मैंने योगा का बुक भी पढ़ा था, मेडिटेशन का बुक भी पढ़ा था, तो Okay. मैंने ये सब चीज़ शुरू किया। मैंने आजकल हर एक दिन सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर रहा था डेली। आई मीन Okay. वही आई मीन एज के हिसाब से थोड़ा बॉडी स्टिफनेस शुरू हो जाता है, तो मैंने उसी के लिए शुरू किया था, बट दैट वाज गुड। प्राणायाम करना शुरू किया था, सो दैट्स ऑल हेल्प यू टू काम योरसेल्फ डाउन। Okay. और सेल्फ हेल्प बुक्स, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, कैसे सोच बदलना है, कैसे आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, कैसे एक नया हैबिट बनाना है, कैसे ओल्ड हैबिट को कैसे चेंज करना है, ओवर थिंकिंग को कैसे आपका एक पॉजिटिव साइड बना सकता है। Okay. सो मेरे को लगता है कि आप 10 बुक पढ़ने के टाइम आपको एक वैलिड पॉइंट मिलेगा जो आपको अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है, तो दैट वाज गुड। एंड Okay. Thank you, Srijesh. Thank you for your time and the entire nation, and we are very proud of you. And thanks for giving us time. थैंक यू।